Hello friends, welcome to your YouTube channel Study with Ru। ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक हम शुरू कर चुके हैं। इसका चैप्टर यूक्लिडियन रिंग्स हम 3 वीडियो बना चुके हैं पहले, जिसके अंदर मैंने यूनिट और एसोसिएट्स का कंसेप्ट क्लियर किया है। जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं पहले जाके ये वीडियोस देख लेना, क्योंकि इसके बिना कंसेप्ट क्लियर हुए बिना आप आगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगली थ्योरम आपके सामने है। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एलिमेंट इफ ए बी आर टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, then A is an associate of B if and only if A divides B and B divides A। सबसे पहले थ्योरम में एक वर्ड आया है इंटीग्रल डोमेन। वैसे तो ये पीछे के चैप्टर्स में आ चुकी है, बट क्योंकि ये इसमें भी आई है तो मैं आपको पहले बता दूं कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन होता है, पहली बात तो एक कम्यूटेटिव रिंग मैं पीछे के वीडियोस में बता चुकी हूँ, देख लेना। प्लस यूनिटी एलिमेंट प्लस यूनिटी भी आप सबको पता है, यूनिटी क्या होता है, 1। ठीक है, और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगी। अब ये विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास रिंग के अंदर कोई ए ऑपरेशन बी ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो या तो मेरा ए ज़ीरो होगा या फिर मेरा बी ज़ीरो होगा। ये होती है हमारे इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, आपको मैंने क्लियर की है। ये हमारे चैप्टर नंबर 5 के अंदर आती है। चैप्टर का नाम है रिंग्स एंड फील्ड्स, वहाँ से भी आप देख लेना, बट क्योंकि ये इसमें आई थी तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए आगे करते हैं कि प्रूफ स्टार्ट करते हैं आप इसका। सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया, पहले आप पढ़ो, देखो क्या दे रखा है और क्या बताना है, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो मेरे को दे रखा है कि ए और बी जो है वो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं एक साइड में इसको ऐसे लिख लेती हूँ कि मेरा ए ज़ीरो नहीं है एंड जो मेरा बी है वो भी ज़ीरो नहीं है। ये दो चीज़ें अपने को पता चल गई। आगे इसने बोला है कि ये दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं सच दैट कि ए जो है वो मेरा बी का एसोसिएट है। ये जो मेरा ए है वो बी का क्या है, एसोसिएट है। अब आपको एसोसिएट की डेफिनेशन बताते टाइम मैंने समझाया था कि अगर कोई ए मेरा बी का एसोसिएट है, दैट मीन्स मैं इस ए को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, और ब्रैकेट में मैं डाल देती हूँ कि U इज़ अ यूनिट ऑफ R। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये वाला जो एलिमेंट होता है ये क्या होता है, R का ही एक एलिमेंट होता है जो कि क्या होता है, यूनिट होती है। यूनिट आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ क्या होता है। यूनिट और यूनिटी में डिफरेंस अब आपको समझ आने लगा होगा। देखो अब अगर मैं ए को इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा बी है वो ए को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, ऑल्सो जो मेरा ए है वो यू बी के इक्वल था। ठीक है, अब अगर मैं इस दोनों साइड मतलब आर एच एस और एल एच एस दोनों साइड में यू इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने से ये मेरा बन जाएगा u इनवर्स a, और ये u इनवर्स और u ये ऑपरेट होकर क्या बना देंगे, 1, और 1 इंटू बी क्या हो जाएगा, b। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं b को इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको अगर आगे लिखूँ, अगर मैं मेरे b को इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ, दैट मीन्स कि ये जो मेरा a है वो b को डिवाइड कर रहा है। ठीक है,
अब देखो, अगर मेरा ए बी का एसोसिएट है, अगर ऐसा है तो बी मेरा ए को डिवाइड कर रहा है और ए बी को डिवाइड कर रहा है। और क्वेश्चन में क्या था कि अगर ये एसोसिएट हैं तो ये होना चाहिए, यही दिखाना था। हो गया। अब देखो, जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि इफ़ एंड ओनली इफ़, ये IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो आपको दोनों चीज़ें दिखानी होती है, इसका कन्वर्स पार्ट भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका लेके चलते हैं कन्वर्स पार्ट, यानी कि कन्वर्सली अगर मैं इसका उल्टा लेके चलूँ, उल्टा कैसे? अब मैं मान लेती हूँ कि मेरा ए बी को डिवाइड कर रहा है और जो मेरा बी है वो ए को डिवाइड कर रहा है। पहले हमने क्या किया था, एसोसिएट मान के ये प्रूव करा था। अब हम इसको मतलब लेके चलेंगे और इनको एसोसिएट दिखा देंगे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा बी ए को डिवाइड, मतलब ए बी को ये डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स मैं बी को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, एंड अगर ये वाली कंडीशन है तो मैं इस ए को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, और जहाँ पे ये मेरे जो u और v होते हैं ये मेरे r के ही एलिमेंट होंगे। क्लियर हुआ इतना? अब मैं क्या करूँगी, मेरे इस a की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगी। ठीक है, u और a की जगह मैंने पुट कर दिया vb, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आप कम्यूटेटिव रिंग पे बात कर रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन बोला है ना इसने, तो इंटीग्रल डोमेन में ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये हमारी रिंग कौन सी है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ये जो मेरा बी होगा वो यू वी इंटू में बी टाइप्स का हो जाएगा। और अब मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं बी, इसको मैं इस साइड लेके आऊँगी तो ये माइनस का यू वी बी हो जाएगा और इक्वल में बच जाएगा 0। अब मैं इनमें से b कॉमन निकाल रही हूँ तो मेरे पास 1 माइनस यू वी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने जब लेट किया था तो मतलब जो हमें गिवन कंडीशंस थी उसमें बोला था कि जो a है वो भी 0 नहीं है और जो b है वो भी 0 नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये क्या कह सकती हूँ कि मेरा b तो 0 नहीं होगा, और अगर b 0 नहीं होगा तो दैट मीन्स मेरा 1 माइनस यू वी क्या है, 0 है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स यू वी की वैल्यू क्या बनेगी, 1। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आगे देखो। अब अगर ये यू वी जो है वो 1 आया है, ठीक है, दैट मीन्स अगर इतना तो आपको यूनिट के डेफिनेशन से, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट, u एंड v, ये जो दो मेरे एलिमेंट्स आए हैं u एंड v, ये दोनों क्या होंगे, आर यूनिट्स। कैसे होंगे कि जब मैं u को किसी v से ऑपरेट कर रही हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या बन रहा है, 1, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और क्योंकि ये एक कम्यूटेटिव रिंग है तो हम इसको v u ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब मैं v को किसी u से ऑपरेट करूँगी तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, यूनिट्स हो जाएंगी। अब देखो, मेरे पास क्या था, b इज इक्वल्स टू था u ऑफ a और a इज इक्वल्स टू था v ऑफ b, और ये हमारे यूनिट एलिमेंट्स हैं। और एसोसिएट्स की डेफिनेशन अगर आप याद करो तो वो क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई b है जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये वाला एलिमेंट मेरा यूनिट है तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जो मेरे a और b हैं ये दोनों क्या हैं, आर एसोसिएट्स। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो पहले हमने क्या किया, इफ़ एंड ओनली इफ़ के केस में हर बार आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले हम एक केस लेके चलेंगे, दूसरा प्रूव करेंगे, फिर दूसरे केस को लेके चलेंगे और पहले को प्रूव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। चलो, नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन आती है इम्प्रॉपर डिवाइजर्स और प्रॉपर डिवाइजर्स की। ठीक है, क्या है, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स एंड प्रॉपर डिवाइजर्स।
डिवाइसेस। ओके, देखो वो डिवाइसेस कौन कौन से, मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ए जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। क्या है? नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, और ये एलिमेंट है किसी इंटीग्रल डोमेन आर का। इट मीन्स ये जो मेरा ए है वो इस आर का एक एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे केस में जितनी भी मेरी यूनिट्स होंगी आर की, और जितने भी मेरे एसोसिएट्स होंगे आर ऑलवेज डिवाइजर्स ऑफ ए। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर तुम्हें बोलना चाहूँ तो मैं बताऊंगी कि जितनी भी हमारी इस आर रिंग के यूनिट्स हैं और एसोसिएट्स हैं वो सब के सब इम्प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी डिवाइजर्स बच जाते हैं वो सारे होते हैं प्रॉपर डिवाइजर। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, मेरे सारे यूनिट्स और सारे एसोसिएट्स इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हैं, और जो बाकी के डिवाइजर्स रह गए वो सारे के सारे प्रॉपर डिवाइजर्स हैं। ये कुछ एक दो मतलब सॉरी डेफिनेशंस हैं जो बुक में दे रखी हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है जो मैं अब बता रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम बोलते हैं GCD। अब से ये जहाँ पे भी आएगा मैं ये एब्रिविएशन ही यूज़ करूँगी इसके लिए, GCD। ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब मेरे पास कोई एक कम्यूटेटिव रिंग है R। ठीक है, मेरे पास एक रिंग है जो कि कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है। कोई कम्यूटेटिव रिंग है R जिसका कोई एलिमेंट लिया है मैंने D, यानी कि मेरे पास कोई एक D एग्जिस्ट करता है R में। इसको मैं इस D को GCD बोलूँगी A और B का। इफ़, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास दो एलिमेंट्स है A और B जो मेरे रिंग के दो एलिमेंट हैं। इसका GCD D कब होगा, इसके लिए दो कंडीशंस हैं। इस D को मैं A और B का GCD तब बोलूँगी जब मेरा ये जो D है वो A को डिवाइड करता हो, पहली कंडीशन। जब ये मेरा A जो मेरा D है वो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि अगर मेरे पास है ना कोई एक और एलिमेंट है C, मान लिया। ठीक है, जो मतलब ये जो मेरा C है वो भी किस में, हमारी रिंग का ही एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास कोई एक और एलिमेंट है C जो मेरा A को भी डिवाइड कर रहा है, और ये C जो है वो मेरा B को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये जो मेरा C होगा वो D को भी डिवाइड करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा D है वो GCD है A और B का। और GCD को दिखाते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, जिन दो एलिमेंट्स का GCD लेना तो उसके बाहर स्मॉल ब्रैकेट्स लगती हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे की थ्योरम्स भी इस पे बेस्ड हैं। एक दो थ्योरम है जो GCD ही दिखाना है, जिसमें कहता है कि A और B का GCD D तब होगा जब मेरा D A को भी डिवाइड करे, मेरा D B को भी डिवाइड करे, और कोई एक और एलिमेंट है जो A को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो एलिमेंट D को भी डिवाइड करेगा। तब हम बोलेंगे कि ये जो D है वो मेरा GCD है A और B का। क्लियर हुआ? ओके, अब आप आते हैं अगले डेफिनेशन पे। अब दो डेफिनेशंस और रहती हैं, उसके बाद एक थ्योरम करेंगे। अगली डेफिनेशन है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, जिसको हम को प्राइम भी बोलते हैं।
वैसे ये सारी डेफिनेशंस आपको पता हैं, लेकिन क्योंकि आप ग्रुप्स एंड रिंग्स कर रहे हैं तो इसमें ये थोड़ा सा अलग वे में मतलब थोड़ा लिखा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। तो किसी ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं हमारे किसी इंटीग्रल डोमेन आर के, उनको हम को प्राइम तब बोलेंगे जब इनका जो जीसीडी है वो यूनिट हो। सिंपल सी बात मैं ये बोल दूं कि मेरे पास मान लो कोई डी है जो ए और बी का जीसीडी है, जहाँ पे ए बी और डी ये तीनों ही मेरी रिंग के एलिमेंट्स होंगे, और ये जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग होगी। यानी कि कोई जीसीडी है और ये जो डी है वो यूनिट हो जाए, मतलब कोई यूनिट एलिमेंट हो ऑफ आर, तो बस ये रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर हो गया? सिंपल वर्ड, मतलब इन शॉर्ट याद रखो। डेफिनेशंस तो आप बना ही लोगे, लाइक इतना तो लिख ही सकते हो, सैड टू बी, इफ, एंड, ये सारी चीज़ें। यानी कि अगर मेरे पास कोई डी जी सी डी है ए बी का, और जो मेरा जी सी डी है वो यूनिट हो, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेटिवली प्राइम है, या फिर हम बोल सकते हैं वो को प्राइम है। अब आ जाओ एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पे, जो कि है क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम LCM भी बोलते हैं। ठीक है, आधे बच्चों को तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल सुन के तो याद नहीं आया होगा, लेकिन LCM सुन के याद आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, तो देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मेरे पास कोई, सबसे पहले तो वही हर एक जैसे डेफिनेशन में और उसमें हर एक में अपन लेते हैं कि जो मेरी आर है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। फिर कहता है कि मेरे पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है एल, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है एल, जो कि मेरे रिंग का ही एक एलिमेंट है, और इस एल को मैं LCM बोलूँगी ए और बी का। कब बोलूँगी? जब इफ़, वही दो चीज़ें, जैसे उसमें दो कंडीशंस थी, इसमें भी दो कंडीशंस आ जाएंगी। पहला कि ये मेरा ए एल को डिवाइड करे, और ये मेरा बी जो है वो भी एल को डिवाइड करे। दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर मेरे पास कोई और एक नंबर है सी, कोई और एक एलिमेंट है सी मेरे रिंग का, जिसमें मेरा ये ए भी सी को डिवाइड कर रहा है और बी भी सी को डिवाइड कर रहा है, देन जो मेरा एल होगा वो भी सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये जो मेरा एल है वो LCM होगा ए और बी का। GCD को हम स्मॉल ब्रैकेट्स में दिखाते हैं और LCM को हम बड़े ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। अब मैं ना आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक साथ दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ से देखो और अच्छे से देखो, ये देखो क्या है। पहले में DGCD था हमारा, दिख रहा है? हाँ अब ठीक है। मेरा ए एल को भी डिवाइड करेगा, बी एल को भी डिवाइड करेगा, और कोई तीसरा नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा तो ये LC को डिवाइड कर जाएगा। और इसमें बस थोड़ा सा उल्टा चल रहा है कि D ए को करेगा, D बी को करेगा, तो कोई तीसरा एलिमेंट भी उन दोनों को करेगा और ये हो जाएगा। आप इनमें से एक को याद कर लो और दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लाइक आपको ध्यान रहेगा ना कि इसका उल्टा करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो एक बार दोनों को साथ में रख के अच्छे से देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कौन सा कैसे है। तो एक चीज़ आप याद कर लेना, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब अपन इसमें एक थ्योरम और कर लेते हैं हमारे GCD से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम कहती है कि लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन। मैं अब इन शॉर्ट लिख लूँ, आपको समझ आ जाएगा। इंटीग्रल डोमेन ID, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। पहली बात तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इंटीग्रल डोमेन में होती है यूनिटी। फिर कहते हैं कि इफ़ कोई D1 है
जो GCD है ए बी का, ठीक है। देन मेरा जो एक और एलिमेंट है D2, वो भी इज ऑल्सो GCD ऑफ ए बी। मतलब ये कहता है कि एक D1 है जो इसका GCD है, तो ये भी इसका GCD होगा। ये है और ये होगा। कंडीशन क्या दे रखी है? IFF, इफ एंड ओनली इफ जो मेरा D1 एंड D2 आर एसोसिएट्स, कहता है कि दो एलिमेंट्स हैं, एक है D1 एक है D2, और दोनों जो है वो GCD होंगे ए बी के, अगर वो एसोसिएट्स हैं तो। ये दे रखा है। अब इफ एंड ओनली इफ का केस है तो आपको कन्वर्स पार्ट भी दिखाना है और वो भी दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये ओके, मैंने लेट कर लिया कि मेरा जो D1 है वो GCD है ए बी का, ठीक है, और D2 भी क्या है मेरा? GCD है ए बी का। क्या करना है? पहले अपने को इन दोनों को अपन लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि ये एसोसिएट है, फिर लेके चलेंगे कि एसोसिएट है तो दोनों के दोनों इसके GCD होंगे, ठीक है। अब ये ले लिया। फिर कहता है अब आ जाओ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये मेरा D1 इन दोनों का GCD है तो दैट मीन्स कि ये जो मेरा D1 है वो A को भी डिवाइड करेगा और मेरा D1 B को भी डिवाइड करेगा, और क्योंकि मेरा D2 भी इनका GCD है तो मेरा D2 A को भी डिवाइड करेगा और ये D2 B को भी डिवाइड करेगा। ये आगे GCD के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ जाओ, अब कहता है कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ GCD। अब ध्यान से, एकदम ध्यान से ये चीज़ देखना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें एक साथ रख के। ये थी हमारी GCD की डेफिनेशन, है ना। मेरे पास एक D था जो A को डिवाइड कर रहा था, हाँ है। D है जो B को डिवाइड करता है, हाँ है। ये दोनों को कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है मेरे पास कोई एक और एलिमेंट है, हाँ मेरे पास दूसरा एलिमेंट है D2, वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो क्या होगा? ये जो D2 होगा वो मेरा D1 को भी डिवाइड करेगा। डेफिनेशन से आ गया ना, ये जो मेरा D2 होगा वो D1 को भी डिवाइड करेगा। अब है ना, अलग से लेके चलो। अब इसको देखो पहले कि भाई, अब इसको पहले देखो, मेरे पास एक एलिमेंट है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। फिर मेरे पास कोई एक तीसरा एलिमेंट है, हाँ है, ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो मेरा D1 है वो किसको डिवाइड करेगा? D2 को। यानी कि डेफिनेशन लगा के एक बार हमने पहले इसको ऑब्जर्व किया, फिर इसको किया, पहले इसको किया, इसको किया, तो डेफिनेशन से हमारे पास ये दोनों कंडीशंस आ गई कि जो मेरा D2 है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और D2 इसको भी डिवाइड कर रहा है। और अगर ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स कि जो D1 और जो D2 हैं आर एसोसिएट्स। ये मेरे क्या हैं? एसोसिएट्स हैं। पहला पार्ट हो गया। अब आ जाओ इसके कन्वर्स पार्ट पे। अब कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे? मैंने लेट कर लिया पहले तो मैं कि मेरा जो D1 है उसका GCD क्या है? AB है। हमें दो चीज़ें दे रखी है ना, कि एक तो इसका GCD और दूसरा हमें ये दे रखा है कि जो D1 है वो D2 के साथ एसोसिएट बनाता है, ठीक है। पहले इतना देखो कि जो मेरा D1 है वो इन दोनों का क्या है? GCD है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मेरा D1 है वो एसोसिएट है D2 का। हम ये लेके चलेंगे और फिर ये दिखाएंगे कि हमारा जो D2 है वो भी GCD है। क्लियर हुआ? अब देखो, D1 इन दोनों का GCD है और दूसरा ये है कि ये एसोसिएट्स हैं। अब एसोसिएट्स की डेफिनेशन लगाओ, वो क्या कहती है कि D1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कि मेरा ये जो U है वो क्या है? यूनिट होगा, ठीक है। ये किससे लिखा है मैंने? यूनिट की डेफिनेशन से। अब आ जाओ, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख पा रही हूँ दैट मीन्स ये जो मेरा D2 है वो D1 को डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो,
अब इसने बोला था कि ये जो मेरा D1 है ना वो GCD है A और B का। दैट मीन्स ये मेरा D1 A को भी डिवाइड करेगा और मेरा D1 B को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हुआ? देयरफॉर जो मेरा D2 है वो भी A को डिवाइड करेगा एंड D2 B को भी। ये मैंने क्यों लिखा? अब देखो, मेरा D2 D1 को डिवाइड कर रहा है और आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, डिविजिबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर मेरा कोई एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है और वो नंबर किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ये वाला नंबर उसको भी करेगा। वो कुछ इस टाइप से थी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो कि अगर मेरे पास कोई A है जो B को डिवाइड करे और ये B C को डिवाइड करे तो मेरा A जो है वो C को भी डिवाइड करेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि मेरा D2 जो है वो D1 को डिवाइड कर रहा है और मेरा D1 जो है वो A को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स D2 A को भी करेगा। और फिर इसी तरीके से जो मेरा D2 है वो D1 को कर रहा था और मेरा D1 जो है वो B को भी कर रहा था। तो यहाँ से मैंने लिखा कि मेरा D2 जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी है मैंने डिविजिबिलिटी की। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि मेरा D2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब देखो, मैं लेट कर लेती हूँ मेरे पास कोई तीसरा नंबर है C जो मेरा A को भी डिवाइड कर रहा है और ये मेरा B को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो मेरा C है वो किसको, D1 को भी डिवाइड करेगा। इसको मैंने मान लिया अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब चलो आगे देखो ध्यान से। जो मेरा D1 है वो क्या था, U टाइम्स ऑफ D2 था। ये यहाँ से मैंने लिखा है, ठीक है, था। और अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ, मतलब इस U को इस साइड लेके आऊँ तो ये U इन्वर्स और D1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि ये जो मेरा D1 है वो D2 को भी डिवाइड करेगा। इसको मैं मान लेती हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से देखना। अगर मेरा C D1 को डिवाइड कर रहा है तो मेरा मेरा A B को डिवाइड कर रहा है और B C को डिवाइड कर रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी फिर से आ गई ना, एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो नंबर किसी और को डिवाइड कर रहा है, तो ये C मेरा क्या करेगा, D2 को भी डिवाइड कर देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हेंस जो मेरा D2 है वो GCD है A और B का। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन एक बार है ना बहुत अच्छे से ध्यान लगाओ। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कन्वर्स पार्ट में आ जाओ। कन्वर्स पार्ट में क्या था, मेरा D1 का ये दे रखा था और इनको, मतलब इन दोनों को एसोसिएट दे रखा था। मैंने एसोसिएट वाली डेफिनेशन को लगाया और फिर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से ये लिख दिया। ठीक है, फिर पहले वाले पार्ट से ये दोनों चीज़ें आ गई और इससे मैंने लिखा कि मेरा जो D2 है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। फिर मैंने कोई एक और नंबर ले लिया जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो मेरा वो नंबर इसको भी डिवाइड करेगा। और हमने फिर से एसोसिएट वाली डेफिनेशन को लगाकर इसका उल्टा पार्ट भी दिखा दिया, मतलब D2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और D1 इसको भी डिवाइड कर रहा है। और इनकी हेल्प से फिर हमने लिखा कि ये जो हमारा D2 है वो भी GCD होगा A और B का। ओके, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। जहाँ से भी जो भी पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा हो आप कमेंट में डाल देना। मैं ट्राई करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे उसको और समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच।